मैं जंग ऑफिस बैठा हूँ, मुझे डाक आती है, उसमें 75 बच्चों की तस्वीरें होती है। उसमें लिखा ही होता है मेरा नाम जवेद इकबाल मुगल है, मैंने 100 बच्चों को ड्रम में केमिकल डाल के उनका मर्डर किया। फिर इसको बच्चों से गैर फितरी रिलेशन बनाने का शौक था। कदीर सिक्योरिटी गार्ड जंग का था। मैंने उसे कहा कि यार एक बंदा आएगा, वो आके जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल मुगल हूँ, इससे कोई सवाल नहीं करना, मेरे कैबिन में बढ़ा के लॉक कर दूंगा। एक बंदे का मर्डर हुआ, दूसरे दिन दूसरा मर्डर हुआ, तीसरे दिन तीसरा मर्डर हुआ। सबसे पहले मैंने जंग लाहौर में ये खबर दी थी, लाहौर में सीरियल किलर जो एक्टिव हो गया। डॉक्टर सुराब असलम जो है जाली फ्लैट बरकत मार्केट यहाँ पे रहता है वो। मैंने डॉक्टर को साथ लिया, हमने कोई 2-3 घंटे उसका इंटरव्यू किया। मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन और असाब शिकन इंटरव्यू। अब चौरी मेरे पास जंग के दफ्तर आता है, तो मैंने कहा यार तुम अरशद अमीन चौरी या रियाज फतेहाना इन लोगों के साथ कब तक गन्ने उठा के फिरोगे, एक बंदूक कल्चर छोड़ो। मेरे सामने कसम खाई मैं आज के बाद बंदूक नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ दुश्मन ने उसको मार दिया। मैं साफ़ी जो है ना इसलिए बनना चाहा कि मेरे फादर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। बाबा परवेज़ चिश्ती उनका नाम था। कि मेरी मदर ने एक दफ़ा कहा कि 4-6 साल मेरी एज होगी तो फादर को कहा कि उनके पास स्कूटर होता नया लिया था उन्होंने, कि बच्चे को भी थोड़ा सैर करा दिया करें, क्या 24 घंटे काम पे लगे रहते हैं। मुझे आज भी याद है कि बाप ने जाके स्कूटर रखा कहाँ, लाहौर डेड हाउस मौचरी में। मैं एक बच्चा वहाँ लाशों में देख रहा हूँ कि है क्या, मुझे पता नहीं लाश होती क्या है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट है उन्हें ये कहता होता हूँ, मैंने तो आँख ही वहाँ खोली है डेड बॉडीज़ में। आज भी इस मतलब के एक्स वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, उन्होंने मुझे घर बुला कहा था। एक स्टोरी पे मैं नारकोटिक्स वाले की खबर बारे में बात कर रहा था, उन्होंने मुझे अपने घर को आया कि मुझे पीर जी कहते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा जी ये स्टोरी, मैं कहा शायद मेरी स्टोरी की तारीफ़ करेंगे। उन्होंने कहा आज के बाद ये ना छापें। मैं क्यों? कहते मेरे सारे इलेक्शन की फंडिंग ये करते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। इस तरह के डायरेक्ट थ्रेट क्या फायरिंग हुई है मुझ पे, जंग के गेट पे फायरिंग हुई है। और मुझे सबसे ज़्यादा खौफ जो किससे होता था, मुझे किसी इश्तिहारी मुजरम ये वो से खौफ नहीं होता था, मुझे खौफ पुलिस से होता था। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप बाद में थिंक करके उसके बारे में अपसेट रहते हो। वेडिंग नाइट को एक दुल्हन का मर्डर कर दिया जाए, दूल्हे का सॉरी, और दूल्हा भी उस अपना गर्दन खुद काटे और गिरफ्तार दुल्हन हो, तो आप अपसेट होते हो। एक दौर मेरे पास आया था कि मैं डेड बॉडीज़ की तस्वीरें लगा के अपने कमरे में रखता था, मुझे सुकून मिलता था। जवेद इकबाल मुगल अंदरून लाहौर का रहने वाला था और इसका फादर लाहौर ब्रांडथ रोड एक बहुत बड़ी बड़ी वहाँ शॉप्स तब भी होती थी और महंगी शॉप्स थी। 70s में उसके बाप की डेथ हुई। जवेद इकबाल मुगल शादबाग लाहौर में रहता था, तो इसको अच्छी खासी अमाउंट हिस्से में आई। तो इतनी एजुकेशन थी नहीं, पहले से पुलिस का रसाला निकाला, फिर पुलिस से PR बनाई, उन लोगों में फिरता रहा। फिर इसको बच्चों से गैर फितरी रिलेशन बनाने का शौक़ था। ये 2 दफ़ा पहले भी जेल में जा चुका है। इसने लाहौर में एक शादरा के आगे 6-7 एकड़ में एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया होता था, लिया, उसमें बच्चों के झूले स्लाइडें। और जब मैंने वो डिस्कवर किया वो, तो वहाँ
एक ऐसी टेबल पड़ी शीशे की, नीचे देखा तो पूल। क्या है वहाँ, पता चला कि वहाँ बच्चे नहा रहे होते, ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा होता था। सैडिस्ट था। मैं एक दिन जंग ऑफिस बैठा हूँ, कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुझे एडिटोरियल सेक्शन के थ्रू डाक आती है, एक ख़त आता है जो बहुत मोटा होता है, वज़नी होता है, मुझे दिया जाता है। उसमें एक आदमी, उसमें 75 बच्चों की तस्वीरें होती हैं। तो उसमें लिखा ये होता है कि मेरा नाम जवेद इकबाल है, मैंने 100 बच्चों को ड्रम में केमिकल डाल के उनका मर्डर किया। मैं 13B रावी रोड एक तंग घर में वहाँ हूँ। मैं भी जब तक आप मेरे पास आए मैं वहाँ ना हूँ, तो आपको एक कमरा मिलेगा, वहाँ 100 बच्चों के जूते होंगे, 100 बच्चों के कपड़े होंगे, क्योंकि कपड़े कहता जिस दिन बच्चे आते थे मैं कपड़े, ओरिजिनल कपड़े रख लेता था। तीसरे कमरे में जाएंगे जो इतना सा स्टोर है, तिरछा सा, उसमें मैंने केमिकल कम डाला है, तो आपको बॉडी पार्ट्स में कुछ मिल जाएंगे। मैंने कहा ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पागल है कोई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये हो सकता है कि ये 75 तस्वीरें, और अगर एक ही बैकग्राउंड पीछे हो, उसने नंबर भी लगाए 1 2 3 4 5। लेटर उसके जो डायरी उसने भेजी, उसमें एक एक का पता भी लिखा हुआ, पूरा मुकम्मल पता करूँगा। तो मैंने कहा या तो कोई इसको, ये किसी को फंसाना चाह रहे हैं शख्स। मेरा ज़्यादा माइंड यही था। जो ख़त जो मुझे लिखा वो उसने IG को भी लिखा, वो उसने पुलिस के तमाम अखबारात को लिखा। तारक कंबो को आया, तारक कंबो उसके उस घर में गया तो वो उसको पकड़ के भी ले आया, तो उसने पागलों जैसी हरकतें की बकौल जवेद इकबाल के। तो उसने, पुलिस ने उसको छोड़ दिया, ये तो पागल है लिख के। बाकी किसी अखबार ने बॉदर ही नहीं किया। मेरे दोस्त आया था, उसने पुलिस वाला कट वाला वो उस तरह को लिया था। मैंने उसका यार आज चलेंगे। 13B रावी रोड गया, तंग सी गली के अंदर, राइट साइड भी छोटा सा घर, तो वहाँ देखा ताला लगा हुआ। मैंने पूछा कहाँ, उन्होंने कहा ये रमज़ान यहाँ है, प्रॉपर्टी डीलर उसने रेंट पे दिया। मैंने उसके पास गया, वो कहता मैं नहीं खोल सकता, उसने ये ऐसे उठा लिया मेरे साथ जो गया, कहता फंस जाएगा बहुत बुरा। वो डर गया। उसने कहा मैं पड़ोसियों का दरवाज़ा खुलाता हूँ, वहाँ से दीवार फैला के चले जाओ। मैं कहा ठीक है, उसने खुलवा दिया। जब मैं गया तो सारा सीन वैसे ही था। ये मेरे लिए हैरानकुन था। वहाँ देखा एक बल्ब था, उसको ऑन किया तो रोशनी थोड़ी हुई तो वो ड्रम पड़ा था। मैंने ड्रम उठाया तो इतनी स्मेल आई, मेरे हाथ भी ऐसे ऐसे जल गए। तो वहाँ बॉडी पार्ट थे। बाहर आया तो डीलर ने ये कहा कि, मैं कहा तू कह रहा था यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 100 बच्चे कत्ल हुए हैं। वो बेहोश हो गया। उसने पहला मेरा काम ख़राब जो किया, वहाँ का SHO आशिक मात था, उसको फ़ोन किया कि यहाँ बाबा चिश्ती को नाम का बंदा है, तो वो कहता है यहाँ 100 बच्चे कत्ल हुए हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी देखें क्या होती थी। आशिक मास गली के अंदर नहीं आया, उसने सड़क पे ही गाड़ी रखी है और वायरलेस खोल दिया है। मैं 13B रावी रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ अंदर 100 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस की लॉग बुक में आज भी ये महफूज है। SSP लाहौर कैप्टन ज़ुबैर थे, बहुत मेहनती। इन्होंने क्या किया कि इसहाक बिल्ला उसका दोस्त था, समेत तमाम घर वाले उठा के CIA सेंटर ले आए। इसहाक बिल्ले पे मुबैना तौर पे इतना टॉर्चर किया कि वो मर गया, बाद में उसको नीचे फेंक दिया कि इसने खुदकुशी कर ली। उस वजह से उसकी बहनें, उसका भाई सईद इकबाल, परवेज़ इकबाल, और ये इतने थे कि शायद कल हमारी बारी भी आ जाए। फिर मैंने कैप्टन ज़ुबैर से एक मीटिंग की। मैंने कहा ऐसा करो, अगर आपने इनको बांध के रखा यहाँ, जवेद इकबाल कहाँ रब्ता करेगा।
जो कि मफरूर है, कहाँ रब्ता करेगा। तो मैंने कहा इनको घरों में बात करें, कोई फ़ोन आए तो तब वो वहाँ रिकॉर्डिंग लगाएं वहाँ, ताकि पता चले। तो इसी तरह हुआ। उनको मैंने कहा लेकिन इससे पहले मुझे एक जगह दी जाए, 3 दिन मैं इंटरव्यू करूँगा इनके, अपने पास रखे। 3 दिन फिर इन्होंने एक थाने की हदूद में मुझे जगह दी, सब वहाँ शिफ्ट किए। मैंने पूरी रात एक बंदे के इंटरव्यू किए, रिकॉर्ड एक बात नोट की। फिर मैंने एक दिन ऑफिस बैठ के सोचा कि जो बंदा अखबार को ख़त लिखता है, अखबार बड़े गौर से पढ़ता होगा, तो मैं कहा मैं भी उसकी नफ्सियात से खेलूँ ज़रा। मैंने ये किया कि पता किया कि इसका वीक पॉइंट कौन सा है। तो इसका वीक पॉइंट, इसकी पहली बीवी से एक बेटी थी जो तब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मैंने एक ज़िंदगी में मैंने फेक स्टोरी नहीं लगाई, लेकिन एक दिन मैंने स्टोरी दी कि मैंने कहा कि पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी, जवेद इकबाल मुगल की बेटी को पकड़ के थाने ले आई जो कि नींद आई थी। मुझे इस पर कैप्टन ज़ुबैर ने मुझ पर इतराज़ किया। मैं कहा यार अब क्या है, कहते नहीं ये तो यार दूसरी पे उसने, मैंने कहा कि उस पर टॉर्चर की इंतहा कर दी। फिर मैंने एक और इसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहा ऐसी। फिर मैंने कहा कि अब जवेद इकबाल ने फैसला कर लिया है कि मैं पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी दूंगा। फिर मैंने सोचा कि ये कहीं प्रेस क्लब ही नहीं चला जाए। फिर मैंने कहा नहीं, जवेद इकबाल मुगल ने फैसला चेंज कर लिया। वो कहता है कि मैं जंग के दफ्तर आके गिरफ्तारी दे मेरे सामने। तो जिस दिन मैं ये खबर निकाल के दे के निकला ना, कदीर सिक्योरिटी गार्ड जंग का था। मैंने उसे कहा कि यार एक बंदा आएगा, मुझे नहीं पता उसकी शक्ल क्या है। वो आ के कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल मुगल हूँ, गिरफ्तारी देने आया। उससे कोई सवाल नहीं करना, मेरे कैबिन में बढ़ा के लॉक कर देना और मुझे फ़ोन कर देना अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो। मुझे ऑफिस से फ़ोन आया तो कहते हैं कि बात सुने। मैं कहा यार मैं इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ। मैंने कहा 1 मिनट बाद मेरी बात माने। मैंने बाहर आके मैं कहा हाँ क्या बात है। मैं कहा जवेद आ गए, वो मेरे कैबिन तक वो पहुँचा हुआ था, वही सेम सीन हो रहा है। और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई और अजीबोगरीब होंठ उसके खुशक हो रहे हैं। मैंने पानी का जग रख के वहाँ उसको पानी पिलाता रहा। फिर मैंने 2-3 बंदे लगा के तो उनको उसको क्या किया कि मैंने कहा कि इसकी तलाशी लें। कोट पे कोट, सॉक्स पे सॉक्स, 2 सॉक्स जो निकली तो वॉल्यूम 10 से भरी हुई ये सॉक्स, ये भी सॉक्स पता नहीं वॉल्यूम 10 वो कहाँ से कहाँ यूज़ करनी थी। यहाँ से साइनाइड भी बरामद हो गई। फिर मैंने कहा इससे खाया ना हो कुछ, पानी पिला के इसको ड्रेन करता गया और साथ साथ उसका इंटरव्यू हुआ। और 1.5 से 2 घंटे तक मैंने इंटरव्यू किया, ऑडियो वीडियो उसका जंग के लिए, जिसमें उसका एक सवाल मैंने उससे किया। मैंने कहा जवेद ये बताओ, मैं तेरा क्लेम को नहीं मानता, लेकिन अगर एक भी बच्चा वापस आ जाए तो तेरा क्या होगा। उसने कहा जी कि कोई वापस नहीं आएगा, कोई वापस नहीं आएगा। मैंने कहा तूने क्यों 100 बच्चों को मारा। उसने कहा मेरी बुरी आदतों की वजह से मेरी माँ मर गई। जिस दिन मेरी माँ हॉस्पिटल में डेथ हुई थी उस दिन मैंने कहा कि मेरी आदतों की वजह से मेरी माँ मरी है तो मैं 100 बच्चों की माएँ रुलाऊंगा। ये उसने अपना मोटिव बताया। यही सीन देख के जज ने उनको सज़ाए मौत का ऑर्डर दिया। तो उन्होंने भी उजलत में फैसला दे दिया कि जवेद इकबाल और साजिद को और उसके 2 और जो साथी थे उनको, साबर और दूसरा एक और था,
उनको उम्र कैद, जवेद इकबाल और जिसको साजिद को सज़ाए मौत, और ये कि इसको हैंग करने के बाद इसके लाश के 100 टुकड़े करके उनको हैंग किया जाए। तो उसके बाद अचानक कुछ अर्से बाद मुझे पता चला कि जवेद इकबाल मुग़ल साहब जेल में इंतकाल फरमा गए, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। मुझे आप बताएं, कॉमन सेंस से बताएं, जो फांसी के सेल होता है वहाँ आप आज़ार बंद नहीं लेके जा सकते, वहाँ हाइट उसकी कम होती है कि कोई ऐसी पतली कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप अपने आप को फांसी से पहले नुकसान पहुँचा दें या मारने की कोशिश करें, पॉसिबल ही नहीं होता। जवेद इकबाल मुग़ल एक कोठरी में 7 वाले में साजिद एक वक्त में दोनों किस तरह खुदकुशी कर गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कि अब जवेद इकबाल मुग़ल क्या एक बड़े रैकेट के साथ उसका रिलेशन तो नहीं था, उसके पीछे और बंदे कौन थे, आज तक मंजर यहाँ पे नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको ये करके इस केस को दबा दिया गया। डॉक्टर सुराब असलम जो है ये इनकी फैमिली अर्ली 70s जो ना वो USA जा चुकी थी, क्योंकि 70s के करीब इन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। फिर वहीं से ये सर्जन बने और हार्ट सर्जन बने और वहाँ के टॉप के सर्जन थे ये। एक जगह एक बंदे का मर्डर हुआ, दूसरे दिन दूसरा मर्डर हुआ, तीसरे दिन तीसरा मर्डर हुआ, अननोन। अब उसकी एक्सरे स्कैन लेके डॉक्टर देख रहा हो, मुझे कहता है यार अजीब सी बात है, एक्सरे स्कैन में एक ही डायरेक्शन में आगे या पीछे गोली एक डायरेक्शन में आ रही है और 0.22 का बोर है। डॉक्टर इसका मतलब ये है कि सीरियल किलर पाकिस्तान में भी आ गया। तो सबसे पहले मैंने जंग लाहौर में ये खबर दी थी कि लाहौर में सीरियल किलर जो एक्टिव हो गया। उस दौर में पुलिस चीफ थे राना मकबूल, जो सेनेटर बने, फौत हो चुके। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्टोरी गलत है, ऐसा कोई सीरियल किलर नहीं है, आप पब्लिक में सनसनी फैला रहे हैं। उसके बाद एक दिन में 4 मर्डर होते हैं, उसी डायरेक्शन में आती हैं। फिर मैं उनसे रब्ता करता हूँ, मैंने कहता हूँ कि राना साहब ये जिस दिन ये ओपन होगा तब आपके सामने आएगा। उसके बाद वो मारता गया। रिकॉर्ड पे 14 मर्डर हैं, जिनमें एक वेट डॉक्टर भी है जिसको उसने मारा था। मैं ऑफिस बैठा हुआ, 12:30 बजे रात को मेरा एक सब एडिटर फिरोजपुर रोड पे गया। वहाँ लाहौर ब्रूस्ट एक शॉप थी और उसने मुझे फ़ोन किया वहाँ से कि यहाँ किसी वेटर को कोई गोली मार गया। मैंने कहा कि मैंने राना मकबूल को फ़ोन किया और मैंने कहा वो आज ओपन हो गया, आज पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले पूछा कि वो कहाँ लेके गए हैं। उसने कहा लाहौर जनरल हॉस्पिटल। तो जनरल हॉस्पिटल का मतलब तो हेड इंजरी है सीधी। तो फिर मैं वहाँ उसको अटेंडेंट था उसका पुलिस वाला, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि पता नहीं कह रहे हैं कि रेड पे झगड़ा हुआ था तो सर में गोली मार दी है, कंफर्म हो गया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, लोगों से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वेटर के साथ ये तय हुआ रेट। बाद में जो बिल लेके गया उसने कहा तुमने तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तुम करप्ट हो। तो कहता वो हैवी बाइक टाइप थी, उस पर आया था टॉल सा बंदा, हैंडसम, और उसने गोली पिस्टल निकाली और सीधा शूट किया और उसके सर में लगी और वो खुद भाग गया फिरोजपुर रोड के लेफ़्ट की तरफ। मैं उस साइड पे गया तो एक मोटर बाइक खड़ी थी, चाबियाँ उसके अंदर थी। मैंने इर्द गिर्द देखा कोई बंदा नहीं रात को।
मैंने कहा मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। मैंने वो चाबियों से वो साइड नहीं होता वो खोला, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकला, डॉक्टर सुराब असलम, उसका पता पूरा। इसी तरह एक जीप इधर में रुकी, एक इधर रुकी। 2 DSP उसने को भेज दिए SSP लाहौर ने कि ये पहुंच के कोई ख़राबी पैदा ना कर दे, आप वहाँ पहुँच जाओ। तो मैंने कहा अब देखो पकड़ लिया हमने। तो हम गए वहाँ नेक्सी में थे, तो उनको प्लेन कपड़ों में कुछ लोगों को रखा। अगले दिन 5 या 5:30 के करीब सूटेड बूटेड आदमी उसी मोटर बाइक पे आया, ताला खोला, पुलिस ने हाथ पकड़ लिया। जो ही हाथ पकड़ा और ऐसे उसको मारने लगा, उसने कहा नो स्टिक वर्क। मैं सारी स्टोरी आपको बताऊंगा। फिर इशरा थाने की छत पे उसको लेके गया, तो जिस तरह पुलिस का तरीक़ाकार होता है उसने फिर कहा नो स्टिक वर्क। मैं आपको तमाम स्टोरी बताऊंगा। फिर उसने A to Z सब कुछ बताया, किसको किस तरह मारा, किसको किस तरह मारा, किसको किस तरह मारा। डॉक्टर साहब असलम जो था वो जब ज़ियाउल हक का दौर है तो ज़ियाउल हक साहब जो ना वहाँ USA गए, तो वहाँ ये भी मौजूद था, बहुत मुस्लिम अकायद का हामी था। और जो वहाँ लोग होते हैं आपको पता है किस तरह पक्के सच्चे होते हैं। और ज़ियाउल हक ने कहा कि आप जैसे लोगों की तो पाकिस्तान को ज़रूरत है, आप वहाँ आएँ। वो मुतासर हुआ, उसने सारा अपना सामान उठाया, बच्चों को दिया, पाकिस्तान आ गया। पहले उसको कस्टम पड़ा, उसने कहा ये सारा सामान ज़ब्त अगर इतनी रिश्वत दे दो तो हम गुजरने देंगे। उसने कहा ये इस्लामी ममलकत है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। उसने सामान ज़ब्त कर दिया, उसने छुड़ा लूँगा। फिर उसने इस्लामाबाद आके ज़ियाउल हक से मिलने की कोशिश की, कौन क्यों मिलता है वहाँ, नहीं मिला। फिर लाहौर आया, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। लाहौर के 2 मशहूर डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा दानिस्ता तौर पे, हार्ट के 2 डॉक्टर थे, उनके अंडर उसको मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिली। बाद में उन्होंने वहाँ से भी निकाल दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कारीगर है, हमारी तो हट्टी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो साथ प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे अपने। उसने शादमान में, पैसा उसके साथ था, अमेरिकन डॉक्टर बहुत अमीर होते हैं, रिच फैमिली से था। उसने वहाँ अपना क्लिनिक बना लिया हार्ट का, और इतना पेशेंट आया वहाँ, इतनी अच्छी हार्ट सर्जरी वो उसने शुरू कर दी वहाँ। जब उन्होंने देखा हमारी तो दुकानदारी बंद हो रही, वो उसकी दुकानदारी चल रही है, तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज के बच्चे भेज के वहाँ पथराव करा देना, कभी किसी को कह के उनका पानी कटवा देना क्लिनिक का, कभी लाइट का कनेक्शन कटवा देना। आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ें डिप्रेशन की तरफ लेके आ रही थी। फिर उसने कहा इस मुल्क में इस्लाम ही नहीं है, तो उसने इस्लामिक पार्टी एक बनाई। वहाँ उस दौर के मुल्ला आगे आ गया, उसने कहा ये तो हमारी हट्टी, तू कौन है भाई, उसको वहाँ से भी हटा दिया। फिर उसने तरीके राजपूतान बनाई एक अपनी, उसमें भी कई तरीके आ गए, ये तो हमारी, तुम हु आर यू। उसने कहा मेरे पास आवाज़ बुलंद करने का प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इस्लाम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्यों ना अनार्किस्ट बन जाऊँ, मैं जितने करप्ट लोग हैं उनको गोलियां मार के मार दूँ तो सारे करप्ट मर जाएंगे और यहाँ इस्लामी सोसाइटी आ जाएगी। तो यहाँ से उसका ट्रैक चेंज हुआ और उसने किलिंग शुरू की। वो जेल चला गया, जेल में लॉ किया और अपना केस खुद लड़ा और फिर बाइज्जत बरी होके चला गया। फिर मैंने एक डॉक्टर से लिया, खुशहाल लिया, अगर तुझे पता इसका, कहता है खुशहाली फ्लैट या बरकत मार्केट में, यहाँ पर रहता है वो। मैंने डॉक्टर को साथ लिया, 4-5 टेप रिकॉर्डर लिए। वो टेप रिकॉर्डर उस दौर में क्या होते थे कि जिनकी कैसेट भी खुद बहुत चेंज नहीं होती थी, अगर वो ख़त्म हो गया टक की आवाज़ आती थी। मैंने एक
कोड के इस जेब में डाला, एक इसमें, 2 इधर। डॉक्टर ने भी ऐसे किया और हमने कोई 2-3 घंटे उसका इंटरव्यू किया। तो एक मैंने मेज़ पे रखा, पहले मैंने सिगरेट निकाला और स्मोक ऐसे करने लगा, ऐसे कहा दिस इज़ नॉट माई स्मोकिंग रूम। मैं कहा ओके, जेब में डाल दिया। फिर मैंने ऐसे उसको रिकॉर्ड किया, किधर नो रिकॉर्डिंग। मैं कहा ओके, उसको बंद किया। अब मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था, मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन, टफ तरीन और असाब शिकन इंटरव्यू, एक साइको के साथ, एक पढ़े लिखे इंसान के साथ। अब ये होता कि मैंने वो अंदर वाला ऑन कर लिया, उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया, उसका पैदाइश से लेके इसको पूरा साइको एनालिसिस करना होता है, उसका वो शुरू किया किस तरह हुआ। तो जब मुझे फील होना कि अब ये कैसे ख़त्म होने वाली, मैं वॉशरूम के बहाने अंदर जाता, अब वो जाके वहाँ कैसे वो साइड चेंज करके आ जाता। इस तरह हम करते रहे, इस तरह वो करते रहे। तो डॉक्टर को वॉशरूम में जाते मैंने कहा यार एक टिक आए, एक टिक की बात आई। कहता हाँ तो हमारे सर उड़ जाएंगे। और मुझे कभी उसकी आंखों में ऐसी चीज़ नज़र आती कि मुझे लगता है ये अभी 2 स्कोर और भी कर देगा, अभी हमें सर में गोलियां मार के। मैंने से ये सवाल किया कि यार एक तो रिक्शा ड्राइवर को गुलबर्ग में मारा, आप कहते हैं मैं अमीर आदमी को मारता था, वो रिक्शा ड्राइवर क्यों मारा? उसने कहा कि मुझे, इसने कहा मैं आपको 50 रुपये में गुलबर्ग ले जाऊँगा। वहाँ जाके तो 60 दें, आप दूर ले आए हैं। मैंने कहा करप्ट है, मैंने उसके सर में गोली मार दी। मैंने कहा लॉर्ड्स होटल के माल पे गली के अंदर एक चौकीदार को आपने मारा, वो अमीर आदमी था क्या? उसने कहा कि वहाँ की लड़कियाँ अच्छे लिबास में नहीं थी, मुझे उनको गुस्सा आया बड़ा देख के, लेकिन अचानक वो गाड़ी में बैठ के चली गई। मैं उसी गुस्से के हाल में अंदर आया तो ये सो रहा था, मैंने इसके सर पे गोली रख के मार दी। नहर के वो बंदा सैर कर रहा है, कहता गाउन शाउन पहना, मैंने कहा अमीर आदमी का, वो गोली मारी। मुझे डॉक्टर सराफ असलम कभी कभी रास्ते में मिलता है, बड़ा खुशबाश, वो टॉल सा आदमी एंड स्मार्ट, कभी वहाँ से पकड़ के एप्पल खाता जा रहा होता है, कभी ये वो, उसको कोई नहीं था कुछ। आखिरी इसकी एक्सपीरियंस हुई है 3 साल पहले मुल्तान में। वो उसका सांवला रंग हो चुका था, थोड़ा सा बुढ़ापा भी आ गया, तो वो वहाँ कोई इस्लामिक लेक्चर देने गया है। अलार्मिंग सूरत आ रहा है, जहाँ इस्लामिक लेक्चर देने गया है वहाँ पीछे उसने वो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं जो उससे बच्चों जो लोग मर्डर किए हैं उनसे रिलेटेड भी तस्वीरें थी। वो आज भी इस शहर में, इस मुल्क में मौजूद है। आज भी वो कुछ भी कर सकता है। मे भी उसने बहुत कुछ किया हो, क्या उसको एजेंसियों ने अटेंड किया, क्या उसको पाकिस्तान जितनी हमारी पुलिस फोर्स, उन्होंने कभी उसको टच किया? इतने सीरियल किलिंग के वाक़या हुए हैं, इतने ब्लाइंड मर्डर वाक़यात हुए हैं, क्या किसी ने उसको टच किया? नहीं किया। आबद चौधरी क्या होता है कि आबद चौधरी एक इससे पहले इनके साथ अटैच होता है। आबद चौधरी मेरे पास जंग के दफ्तर आता है, तो मैंने कहा यार तुम अरशद अमीन चौधरी या रियाज फतेहाना, इन लोगों के साथ कब तक, रियाज फतेहाना वगैरह कब तक गन्ने उठा के फिरोगे? आप भी पढ़े लिखे हो, आप इलेक्शन में लड़ो, ये बंदूक कल्चर छोड़ो। तो मैं समझता हूँ, आज भी अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ कि उसने बंदूक कल्चर छोड़ा और उसने कहा कि मेरे सामने कसम खाई, आतिफ भी इसका गवाह था, कि मैं आज के बाद बंदूक नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि एकदम जब उसने छोड़ा तो वो अपने पहले केस की तरफ आ रहा है, एंटी टेररिस्ट कोड अपर माल की तरफ से आ रहा है वो गाड़ी में, और दुश्मन ने उसको मार दिया, आबद चौधरी को। उसके बाद आबद चौधरी जो ना, बहुत जनाजे के बाद उसने मुझे कहा कि मैं कि यार तो सब्र कर, कहता है आपने उसको किया है, आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, अब आपने मेरी किसी बात में नहीं आना, अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन। तो आतिफ चौधरी ने बता दिया कि मैं कौन हूँ।
तो उसकी अरशद अमीन चौधरी से दुश्मनी थी, नहीं उस पर इसने कई अटैक किए। जितनी देर आतिफ जिंदा रहा है, अरशद अमीन चौधरी सलनाबाद की तंग गली के एक घर के अंदर से बाहर नहीं निकला। शाम को या दिन को यार आपकी बाहर किसी और जगह जाने को भी दिल चाहता है, गाड़ी में फिरने का दिल चाहता है। अगर किसी मोहल्ले में किसी एक ने फायर कर दिया तो अंदर से बरस बोलता था, इतना खौफजदा शख्स था वो। अब आतिफ चौधरी ने क्या किया कि इसने कहा कि मैंने, मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि मैं इसको मारूं। इससे पहले ये हुआ कि एक डीआईजी स्पेशल ब्रांच थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो माल पे एक होटल है, उसका मालिक था इकबाल। आतिफ चौधरी से आई डोंट नो उसकी क्या थी पहले से, तो हम भी 2-3 बजे रात को कभी चाय पीने या वहाँ जाते, वहाँ चले आते। तो वहाँ गया तो वहाँ फायरिंग की आतिफ चौधरी ने, और इस कदर फायरिंग की कि जो इकबाल साहब हैं उनकी अभी भी टांगों के बहुत से हिस्से में वो स्किन नहीं है इतनी, वो तो मार गया। तो वहाँ एक डीआईजी स्पेशल ब्रांच उनके दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, तो वो क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से निकले, जिसमें मैंने ख़बर में दी, फायरिंग का जिक्र किया। मैं आतिफ चौधरी हो कोई भी हो, खबर तो नहीं रोकते ना किसने की। और उसमें मैंने कहा कि लिखा कि डीआईजी खुफिया ने रेंगते हुए अपनी जान बचाई। तो वो अब तक उनका आखिरी वक्त तक उनका शिकवा था, ये क्या खुफिया वाले ने रेंगते हुए जान बचाई, कुछ थोड़े से अच्छे अल्फाज तो यूज़ करने थे। मैं कि नहीं आपको चाहिए था वहाँ कुछ करते, कहते मैं क्या करता। फिर खैर उसकी किस्मत अच्छी, इकबाल जिंदा रह गया। आज भी वो रावी रोड के एरिया में रहता है और 20-25 गनमैनों के साए तले रहता है। आतिफ चौधरी ने, मैं उसकी दिलेरी की मिसाल दे रहा हूँ या उसकी पागलपन की दे रहा हूँ मिसाल। पागलपन नहीं हो सकता कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। उसने ड्यूटी फ्री शॉप फ़ोन किया, उसने कहा कल 12 बजे मैं 2 करोड़ लेने आऊँगा, तैयार रहना। आप क्या जरूरत है, जाओ, अगर आपके इतना वो खौफजदा हैं आपको दे देंगे। उसने पूरे लाहौर की पुलिस वहाँ बुला ली कि आतिफ चौधरी मिल गया, आ गए। सारे हलवा खाने पहुँच गए वहाँ, हलवा बन के आतिफ चौधरी आएगा। तो जब वो आए तो उन्होंने फायरिंग की। आतिफ चौधरी ने फायरिंग की, जीपीओ के रास्ते होता हुआ पूरे माल पे ये तमाशा बना रहा घंटों। वो निकल गया। जब निकला अगले दिन फिर फ़ोन किया, आपने तुमने ये किया, अब मैं कल 12 बजे लाजमी आपके पास आऊँगा। 12 बजे फिर पहुँचा, फिर वही सीन हुआ। फिर पुलिस ने कहा जी कि जनरल हॉस्पिटल की पार्किंग में उसकी गाड़ी मिली है, उसमें एक जॉगर पड़ा है, उसमें खून के छींटे हैं, वो ज़ख्मी है, उसी का जॉगर है। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये कर रहे हैं। जब पुलिस वालों से सुन के मैं आया, ऑफिस आया, तो मुझे पहला फ़ोन आया वो आतिफ चौधरी का ही आया। मुझे भाईजान कहता भाईजान मैं बच गया हूँ और पहुँच गया हूँ अपने इलाका गैर। यानी वो वहाँ तलाश कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं क्या वो खून आलूद जॉगर, कहता मुझे पता भी नहीं कि वो किसकी गाड़ी, कौन सा खून आलूद जॉगर। उसको इतना रिलैक्स हो गया हुआ था कि एक पिंडी में वो उसकी मुझे एक दिन फ़ोन आया कि देखें बहन कितनी ज़्यादती हो गई। मैं क्या हुआ, अब क्या ज़्यादती हुई? कहता है कि मेरी और आमिर भट्ट की दोनों की बीवियाँ यहाँ पिंडी में ठहरी हुई थी और हमने वेपन इकट्ठा किया हुआ था अरशद अमीन को मारने के लिए, जो लाहौर शिफ्ट करना था, मौका नहीं मिला। आज पुलिस ने रेड किया, देख कितनी जाती है, हमारा वेपन भी ले गए, बीवियाँ भी ले गए। फिर उसने कहा हम निकले, पेशावर चौक पे नाका लगाया, कहता कितनी बहनों से जाती की है। मैं क्या, कहता पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, हमने शीशा नीचे किया तो अहमद चला रहा था, कहता उसने वो चाबी निकाल ली गाड़ी की, जाती नहीं है। कहता फिर हमने बाहर निकल के 4-6 पुलिस वालों पे फायरिंग की और ढेर किया उन्हें।
आगे आगे किसी और की गाड़ी ली, चीनी नहीं ली, और हम वापस आ गए। फिर लेटर ऑन बाद में उनकी बीवियां भी रिलीज़ होकर चली गई उनके पास, बकौल उसके कि मुझे अमर भट्ट ने कहा कि हमारी बेगमात आ रही हैं तो कुछ खाने पीने के लिए हैं। तो कहता गाड़ी में पिछली सीट पे मैं था, अमर आगे था। तो वो कहता है वहाँ जब वो शॉप पे नीचे गया हुआ है चीज़ें ख़रीदने, कहता है डिग्गी पे ठक की आवाज़ है एकदम, जैसे कोई बैठ के उतरा हुआ ऐसे। तो कहता है उसके साथ ही मुझे पेन हुई है, तो गाड़ी के अंदर से फायर निकल के ऐसे उसकी किडनी के अंदर लगा, तो वो ज़ख्मी हो गया। तो जब वो ज़ख्मी हुआ तो मुझे पता चला कि ये ज़ख्मी हो गया। मुझे शायद आमिर भट्ट ने फ़ोन किया था कि ये ज़ख्मी हो गया, और उसने इसको कहता मैंने उसको अली के नाम से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल या जो भी था, वहाँ दाखिल करवाया है। मैंने अपने वहाँ के ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया, मैंने कहा जाके ना अली नाम का एक पेशेंट है, मुझे नहीं पता था कि अली वही है, कौन है। तो मैंने कहा उसको कहना कि अपना नाम लिया कि उन्होंने मुझे, तो जो वो जवाब दे ना तो मुझे बताना। कहता हाँ मैंने उससे जाके आपका नाम लिया तो उससे कहा कि भाईजान ठीक है, तो इसी नाम से मुझे बुलाता था। मैंने कहा वही है। तो फिर आमिर भट्ट का मुझे फ़ोन आया कि लाहौर पुलिस जो ना उसको लेने के लिए आ रही है। मैं कहा हो सकता है इसको फिर शिफ्ट कर दो कहीं और। वो कहता नहीं, वो जो पहुंच गई है। तो फिर बाद में पता चला कि आमिर भट्ट उनका सोर्स बन चुका था, वो सारा प्लान था। फिर इसको पकड़ के लोहारी थाने ले आए। लोहारी थाने में ला के इसकी ओपन मुलाकात रखी हुई थी, कोई पूछगिछ नहीं हो रही, इंटरोगेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था इसको मार दिया जाएगा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि इसको निशानदेही के बहाने पे चबुर्जी की साइड पे ले गए, और वहाँ कहा जाता है कि अरशद अमीन के ने अपने हाथों से इसको गोलियां मार के मारा। तो इस तरह आबद चौरी का एंड हुआ। फिर लेटर ऑन अरशद अमीन चौरी भी, ऐसे लोगों की ज़िंदगी कहाँ होती हैं, वो नहीं निकलते थे घर से। किसी ने कहा कोई 40 लाख कहता है, कोई 70 लाख कहता है कि अगर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके दिमाग वाला बंदा था, वो चला गया, रास्ते में उसको मार दिया गया, फायरिंग करके मार दिया गया। मुजरम को अगर वक्त पे इंसाफ मिल जाए तो वो कभी कोई किसी बड़े गिरोह या गैंग का हिस्सा नहीं बनता, बड़ी वारदातों में नहीं जाता। अगर ऐसे काम इकदाम उठाए जाएं, कोई आतफ चौरी ना बने, कोई अरशद अमीन चौरी ना बने, कोई और किसी किस्म का चौरी ना बने जो लोगों की जानों का दुश्मन है। ह्यूमन स्मगलिंग का जो रूट है, दैट इज़ बलूचिस्तान। वी आर दिस रूट टू ईरान, फ्रॉम देयर टू टर्की एंड फ्रॉम देयर टू यूरोप। माशकिल इंटर होने से पहले एक पुलिस चेक पॉइंट थी, छोटी सी मस्जिद बनाई हुई थी, वहाँ पे असर की नमाज मैंने पढ़ी। आई हैड टू डू दैट बिकॉज मैंने कहा अगर पुलिस आ जाएगी, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसलिए शायद मेरी जान बच जाए। एट सोर्सेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कैंडल है, और उसमें लड़कों की वीडियोस वगैरह बनाई गई है, और उनको उसके बाद ब्लैकमेल किया गया। तो फ्यू बॉयज रेलियाँ निकाल रहे और कह रहे कि हमारे बहनों के साथ, बेटियों के साथ एक किया गया था। कुछ लड़कों ने मुझे कहा ये जो ये बातें करे, इन्होंने हमें ही रास किया है।